Hello students, I am Dr. Nilesh Sawant and I am meeting you for the first time. So माझे 10वीचे मित्रांनो, नमस्कार सर्वांना. सो सबके लिए नमस्कार. ठीक आहे. सो मी तुमचा नवीन मित्र तुम्हाला सायन्स 2 या विषयामध्ये तुम्हाला मदत करणार आहे. बाय प्रोफेशन मी डॉक्टर आहे. थोडं माझं इंट्रोडक्शन करून देतो. I am Dr. Nilesh Sawant and I have completed my BMS degree, that is in Ayurvedic and Allopathy. So या कोविडच्या सिच्युएशन मध्ये मला असं वाटलं की माझ्या 10वीच्या मित्रांना पण ह्याची गरज आहे. तुम्हाला पण शिक्षण आपलं थांबलं नाही पाहिजे. सो तुमच्यासाठी मी खास घेऊन आलो आहे 10वीचे सायन्स 2 चे सर्व धड्यांचे लेक्चर्स मी आजपासून तुमच्यासाठी सुरू केले आहे. सो ह्याचा तुम्ही भरपूर लाभ घ्यावा अशी माझी इच्छा आहे. सो माझा लेक्चर इंग्लिश आणि थोडं हिंदी मराठी दोन्ही मध्ये चालू असणार. क्योंकि काही माझे मित्र काही सेमी इंग्लिश मध्ये असतील पण त्यांना पण त्यांचं इंग्लिश सुधारावं लागेल. सो मेजॉरिटी तरी माझा लेक्चर इंग्लिश मध्ये, कारण की हे टर्मिनॉलॉजीज हे इंग्लिश मधूनच जास्त आहे आणि ते तुम्हाला सांगण्याचा नक्की मी प्रयत्न करणार आहे. सो without wasting any more time, let's start with this first chapter, that is hereditary and evolution. So ये क्या है कॉन्सेप्ट. नाउ फर्स्ट 2 पेजेस अगर तुम अपने इस लेसन के देखोगे, ये जेनेटिक्स या जीन्स या डीएनए कैसे काम करता है, कैसा सेल अपने आप को एक्सप्रेस करता है, वो सब दिया है. आज के इस फर्स्ट लेक्चर में, इंट्रोडक्शन लेक्चर में, हम लोग थोड़ी सी हिस्ट्री देखने वाले हैं, कुछ हिस्ट्री देखने वाले एंड फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि जेनेटिक मटेरियल की खोज कैसे हुई एंड फिर सो ऑन हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे. तो थोड़ी सी हिस्ट्री एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड ये थोड़ी चीज है जो तुम्हारे पेपर में भी आ सकते हैं. एंड एक और चीज, ऑब्वियसली इसमें मैं तुम्हारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो है, टेक्स्ट के बीच बीच में भी क्वेश्चन ही है, कैन यू टेल वगैरह, उनके जब उन सवालों के भी मैं जवाब देने वाला हूं और पीछे भी क्वेश्चंस डिस्कस, पीछे भी जो क्वेश्चंस आए हैं वो मैं तुम्हें इसके साथ डिस्कस करने वाला हूं. सो आज की वीडियो में हम लोग पहले ये चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं एंड इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पहले हम लोग देखेंगे, फिर हम आगे का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे. सो इस तरीके से अपना रोटेशन में होगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम नाउ, सो अभी हम टॉपिक देखते हैं. सो व्हाट इज हेरिडिटी. हेरिडिटी और वेरिएशन क्या है. हेरिडिटी का मतलब होता है, हेरिडिटी का मतलब होता है इट इज ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स. कैरेक्टर मतलब शरीर का एक फीचर, शरीर का एक फीचर. जैसे मेरे बाल हो गए, कर्ली है या स्ट्रेट है, तो बालों का शेप ये एक फीचर हो गया और वो फीचर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैरेक्टर. तो कैरेक्टर क्या होता है, एक इनहेरिटेबल फीचर, मतलब जो हम पास ऑन कर सकते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. सो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर या ट्रांसमिशन ऑफ फीचर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स. ऑफस्प्रिंग्स मतलब उनके बच्चे. ठीक है. तो ऑब्वियसली ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, हम इसे क्या कहते हैं, हेरिडिटी. हम इसे क्या कहते हैं, हेरिडिटी. मतलब जैसे एग्जांपल, सपोज मदर फादर है, मदर के बाल कर्ली है, फादर के बाल स्ट्रेट है. अब इन्हें बच्चा होता है और बच्चा जैसे बड़ा होता है तो पता चलता है उसके बाल कर्ली है. मतलब हम क्या बोलेंगे कि ये कैरेक्टर उसे कहां से मिला है, तो उसकी मदर से ये कैरेक्टर उस बच्चे में दिखाई दे रहा है. सो जो सिमिलर कैरेक्टर्स, पेरेंट्स के कैरेक्टर्स जो बच्चे में भी ट्रांसमिट हुए हैं, इसे हम लोग कहते हैं हेरिडिटी. समझ में आया कि हाइट है, सपोज मदर की शॉर्ट हाइट है, फादर की हाइट कंपैरेटिवली टॉल है और बच्चे की भी हाइट शॉर्ट स्टैचर हुई है. जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो पता चलेगा. ऑब्वियसली पैदा होते से तो पता नहीं चलने वाला है कि वो टॉल हो गया, तो टॉल हो गया शॉर्ट हाइटेड. तो मदर जितनी हाइट है, फादर टॉल है, इसका मतलब ये कैरेक्टर उसे कहां से मिला, उसके अगेन मदर से मिला है. सिमिलरली ऐसे बहुत सारे फीचर्स है. राइट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड होना, तो वो भी एक फीचर है. पर कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ कैरेक्टर्स सिमिलर नहीं होते बिटवीन पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग. मतलब माँ बाप है और बच्चों में देखोगे कुछ कैरेक्टर्स मैच नहीं करते. सिंपल है,
मदर फादर दोनों राइट हैंडेड है, बच्चा लेफ्ट हैंडेड होता है। अब ये जो फीचर है, ये जो कैरेक्टर है, या मदर का ब्लड ग्रुप ए है, फादर का ब्लड ग्रुप बी है, बच्चा ए बी होता है, क्योंकि मदर फादर का दोनों कैरेक्टर आ गए बच्चे में, तो बच्चा का ब्लड ग्रुप ए बी भी हो सकता है। बट मदर तो ए है सिर्फ, फादर तो बी है सिर्फ, बट बच्चा ए बी होता है। सो ये जो कैरेक्टर्स जो सिमिलर नहीं है पेरेंट्स में और बच्चों में, हम उन्हें कहते हैं वेरिएशन। So the dissimilar characters that are present between parents and offsprings, हम उसे क्या कहते हैं? वेरिएशन। तो सबको समझा है? हेरिडिटी मतलब क्या? सिमिलर कैरेक्टर्स, जो माँ बाप के कैरेक्टर्स बच्चे में नजर आते हैं वो हम हेरिडिटी कहते हैं। एंड जो कैरेक्टर्स बच्चे में न्यू है, मतलब ना वो मदर में है ना फादर में है, ऐसे डिफरेंट कैरेक्टर जो हमें मिलता है वो जो है हम उसे कहते हैं वेरिएशंस। हम इसे क्या कहते हैं? वेरिएशंस। तो होप सो ये दो टर्म्स का मतलब समझा है। और ये दो चीजें जिस ब्रांच ऑफ साइंस में हम सीखते हैं हम उसे कहते हैं जेनेटिक्स। क्योंकि ये जो कैरेक्टर्स हैं, सबको पता है अपने शरीर की ये जो कैरेक्टर्स है ये स्टोर होते हैं on our genetic material. They are stored on the genetic material of the organism. और आज हमें पता है इंसानों में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए। डीएनए इट इज डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये एक किस्म का पॉलीमर है। न्यूक्लिक एसिड मतलब एसिडिक नेचर का है, एंड ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, इसलिए न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। सो ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, और इस डीएनए के ऊपर ये कैरेक्टर्स कोडेड फॉर्म में मौजूद होते हैं। कोडेड फॉर्म मतलब इन द फॉर्म ऑफ जीन। तो जीन क्या बोला जाता है? सपोज ये डीएनए है, तो डीएनए का एक छोटा सा पोर्शन, जैसे सपोज ये वाला पोर्शन इतना, द सेगमेंट ऑफ डीएनए which is responsible for a character of a human being is called as gene। तो जीन ये एक शरीर के कैरेक्टर को दर्शाता है, और ये जीन कहाँ मौजूद होता है? डीएनए पे। अब वो क्या होता है वही हम एक्चुअली हम अगले वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल क्या है, जेनेटिक मटेरियल क्या है, उसके केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आज अपन इंट्रोडक्शन में पहले सिर्फ ये थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं कि कैसे पता चला डीएनए है। ठीक है। सो हेरिडिटरी वेरिएशन जहाँ पे हम पढ़ते हैं वो फील्ड है जेनेटिक्स। ना जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं, और ये आज का सबसे बोल सकते हैं ना कि सबसे हाई डिमांड में चलने वाला एक फील्ड है। यू कैन टेक इट एज एन लिटरली करियर ऑप्शन फॉर योरसेल्फ। ठीक है। ट्रेडिशनली सबको इंजीनियरिंग मेडिकल यही दिखता है, मेजॉरिटी को तो यही दिखता है, बट उन्हें पता नहीं है कि भाई और भी दूसरे इंटरेस्टिंग फील्ड्स भी अवेलेबल है। तो ये तो बेसिक्स है जो हम 10वीं में थोड़ा सा उसका ट्रेलर देख रहे हैं। एग्जैक्ट पिक्चर तो हम 12वीं और 11वीं में देखने वाले हैं, एंड फिर बाद में तो पिक्चर देख बाद मतलब तुम उसमें खुद हिस्सा लोगे अगर तुम इस फील्ड में जाओगे, विच इज द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक्स। बायोटेक्नोलॉजी में ब्रांच आती है जेनेटिक्स। ठीक है। साइटोलॉजी वगैरह जो आज हम करंटली देख रहे हैं कोविड सिचुएशन में जो वैक्सीन्स बनाने का काम है वो ऐसे ही सेक्टर्स में होता है, बिकॉज जिन्हें इसकी जानकारी है फिर इसके ऊपर कोर्सेज होते हैं, एंड इसकी मदद से हम जेनेटिक मटेरियल स्टडी करते हैं। तो हमने भी आज वही किया है, वायरस के जेनेटिक मटेरियल को स्टडी करके उसको कैसे रोका जा सकता है, उसे कैसे ब्लॉक किया जा सकता है, या उसे कैसे मारा जा सकता है। सो वायरस के ऊपर काम यही चल रहा है। सो ये एक वायरोलॉजी करके भी एक अलग फील्ड है जो एक्सक्लूसिवली वायरसेस पे है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड। सो आई एम damn sure I will try to create interest in you so that you will be also what you can say, तुम्हें भी इसमें इंटरेस्ट आए, तुम भी सोच सकते हो yes it's a very good field। भी मेजॉरिटी मेरे फ्रेंड्स को 10th के फ्रेंड्स को ये पता नहीं होगा ये कैसे काम करता है। तो उसका एक छोटा सा ट्रेलर जो मैं तुम्हें समझ में आए ऐसी भाषा में बताने की कोशिश करने वाला हूँ, क्योंकि बुक में बहुत शॉर्ट में दिया है। 2 पेज तुम समझ सकते हो, जो जहाँ पे पूरी ब्रांच है पूरा करियर है वो 2 पेज में नहीं सिमटाया जा सकता।
तो तुम्हारे 10th के लिए तुमको सिर्फ उसके डेफिनेशंस ही पूछे जाएंगे, प्रोसेस वगैरह कोई पूछने वाला नहीं है तुम्हें 10th के लिए। सो ये समझने के लिए पर पहले प्रोसेस थोड़ा बहुत तो समझना पड़ेगा। सो आई विल ट्राई टू टेल यू इन दिस सिंपल लैंग्वेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है, पहली बात उसके ऊपर कैसे आता है। सो ये जो हेरिडिटरी और वेरिएशन है ना, ये इस डीएनए के बदौलत है, क्योंकि यही पेरेंट्स अपने बच्चों में पास ऑन करते हैं, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। सो फादर का और मदर का जेनेटिक मटेरियल जब मिलता है, दैट इज जो गैमेट्स होते हैं, मदर का गैमेट को हम एग बोलते हैं, फादर के गैमेट को अपन स्पर्म बोलते हैं, एंड एग जो होता है मदर का वो होता है 22+X क्रोमोसोम का। फादर के दो पॉसिबल स्पर्म्स है, एक तो 22+X या तो 22+Y। मतलब फादर दो अलग टाइप के गैमेट्स बनाते हैं, जिसमें एक Y क्रोमोसोम है, X क्रोमोसोम है। मदर सिर्फ X वाला ही बनाती है। इसलिए अगर ये X और X मिल गए तो ये 44+XX, तो ये लड़की पैदा होगी। द चाइल्ड या ऑफस्प्रिंग विल बी अ फीमेल। मदर का तो X है, बट फादर से Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म अगर मीट हुआ तो 44+XY होता है, ये मेल बनेगा, ये मेल चाइल्ड पैदा होगा। इसीलिए देखो, फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ चाइल्ड। मतलब फादर का गैमेट, अगर रीजन है कौन सा गैमेट जाके फ्यूज होगा ये मुझे नहीं पता चलेगा जब तक बच्चा पैदा नहीं होता, या अगर सोनोग्राफी वगैरह थ्रू मेथड्स है उससे हम पता कर सकते हैं कि बच्चे का जो बच्चा डेवलप हुआ है वो हम देख पाते हैं, एंड उसी रीजन से हमें पता चल सकता है। पर हमने देखा रहेगा, जैसे तुम टीवी सीरियल्स वगैरह में देखते हो, पुराने पिक्चर्स में देखते रहेंगे कि हमेशा सास बहू में झगड़े देखे रहेंगे तुमने, उसमें भी देखा रहेगा कि अगर बच्चा पैदा होता है, लड़की पैदा होती है तो काफी मतलब ऐसे पिक्चर्स में दिखाते कि वो बहू को काफी टॉर्चर करते हैं या सुनाते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं। रीजन एक्चुअली ये है कि मदर तो सिर्फ बच्चा पैदा कर रही है, बच्चा लड़का बनेगा या लड़की बनेगी ये फादर मतलब उनके पति या फादर के ऊपर डिसाइडेड है कि फादर दो अलग टाइप के गैमेट्स, मतलब कौन सा गैमेट जाके कौन सा स्पर्म जाके एक के साथ फ्यूज हुआ ये हम यहाँ से तो नहीं बता सकते। सो एक्चुअली फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ चाइल्ड, कि फादर के कारण अपन बोल सकते कि लड़का पैदा हो गया लड़की, क्योंकि मदर के हाथ में कुछ नहीं है, मदर एक ही टाइप का गैमेट बना रही है। डिसाइड ये होगा कि इन दोनों में से कौन सा एक जाके वहां पे फ्यूज हुआ है, ठीक है। सो ये जो है इस तरीके से अगर हम बोले तो ये देखने को मिलता है। सो फादर और मदर के कैरेक्टर्स हमें बच्चे में नजर आते हैं। तो सिंपल सी बात है, वो क्या पास ऑन कर रहे हैं, तो उनका जेनेटिक मटेरियल ही पास कर रहे हैं, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल ही बच्चों में पास कर रहे हैं, इसलिए उन्हीं के कैरेक्टर्स वहां दिखते हैं। तो जो कैरेक्टर सेम है हम हेरिडिटी बोलेंगे, एंड जो नहीं सेम है वो हम उन्हें वेरिएशंस कहते हैं। अब सबसे पहली बार इसका स्टडी किया था सर ग्रेगोर जोहान मेंडल, ठीक है। सर ग्रेगोर जोहान मेंडल, जो लगभग इन ऑलमोस्ट इन 19th century, he was born roughly in 1822, ठीक है, 1822 में born हुआ, and roughly in 1857 में उसने उसका ये फेमस प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, मतलब he belonged to a farmer family basically, and उसने अपनी स्टडीज कंप्लीट की, and when he was studying he also did what you can say environmental science, so he was quite मतलब उसको काफी रुचि थी नेचर को एक्सप्लोर करने की। सो वंस व्हेन ही वाज इन हिज फार्म एंड उधर पी मतलब अपना वटाना, ठीक है, गार्डन पी, वटाना जिसे अपन कहते हैं स्वीट पी। सो वो उसके प्लांट्स उसने कुछ देखे। अब सेम प्लांट मतलब वटाने के ही प्लांट है, बट कुछ प्लांट बड़े ग्रो होते हैं, कुछ प्लांट छोटे ग्रो होते हैं। तो जब प्लांट सेम है तो फिर सिमिलर तरीके से क्यों नहीं ग्रो होते, मतलब एक डॉर्फ वैरायटी एक टॉल, फिर सेम, एक के ऊपर पर्पल फ्लावर्स आते हैं, एक के ऊपर व्हाइट फ्लावर्स आते हैं, बट बनता तो वटाना ही है, मतलब वो पॉड आएगा उसके अंदर सीड्स आएंगे। ऐसा कैसे हो गया, अलग फ्लावर है फिर भी सेम मिल रहा है। सो ही वाज क्वाइट मतलब उसको काफी सवाल आने लग गए कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है। एंड देन ही डिड हिज फेमस प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, और उस एक्सपेरिमेंट में अब एक चीज याद रखो, क्यों ग्रेगोर मेंडल को हम
जब ग्रेगोर मेंडल को बोलते हैं, ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, ही इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये तुम्हें वन वर्ड में या एमसीक्यूज अगर पूछते हैं तो उसमें आ सकता है, ठीक है। सो हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? सो इट इज सर ग्रेगोर मेंडल। नाउ क्यों ये कमेंडेबल है? इस बंदे ने काफी, बोल सकते हैं ना, मतलब साइंटिस्ट, ही वाज एक्चुअली नॉट अ साइंटिस्ट, ही वाज अ प्रोफेसर, एंड व्हेन ही डिड दिस ऑब्वियसली उसको कभी, जब तक वो जिंदा था तब तक उसको कभी रिकॉग्निशन एज अ साइंटिस्ट का नहीं मिला, क्योंकि उस वक्त जब उसने ये एक्सपेरिमेंट किया, उस वक्त ध्यान दो, सेल मतलब माइक्रोस्कोप्स इन्वेंटेड नहीं थे तभी, बिकॉज 1857 की बात है, 56 की बात है, रादर 1856 में उसने एक्सपेरिमेंट किया था, तब तक माइक्रोस्कोप्स डिस्कवर्ड नहीं थे, तो सेल ही देखने को नहीं मिला था किसी को। तो मुझे बताओ, जेनेटिक मटेरियल नाम की चीज भी होती है, ये कैसे पता होगा इसे? अच्छा ठीक है, सेल देखा नहीं, फिर जो माइटोसिस मियोसिस, सबको पता है सेल जब डिवाइड होते हैं ये दो सेल साइकिल्स होते हैं, या तो माइटोसिस करेगा मियोसिस, इसकी कोई जानकारी इसको नहीं थी। डीएनए या क्रोमोसोम करके कुछ होता है सेल में, ये भी इस बंदे को पता नहीं था। तो सोचो, इतने ऑड्स के बाद भी उसने जो वो एक्सपेरिमेंट किया, उसमें जो हेरिडिटी वेरिएशंस, मतलब प्लांट्स के सिमिलर कैरेक्टर्स और डिसिमिलर कैरेक्टर्स कैसे नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होते हैं, वो उसने बहुत सक्सेसफुली उसके एक्सपेरिमेंट में बताया है। फर्क सिर्फ इतना है, उसने जेनेटिक मटेरियल वर्ड यूज ना करके उसने बोला फैक्टर, कि जो पेरेंट्स है वो कुछ फैक्टर्स अपने ऑफस्प्रिंग में देते हैं, और वो फैक्टर्स की बदौलत ऑफस्प्रिंग्स में वो कैरेक्टर दिखते हैं। वही फैक्टर को अगर मैंने जेनेटिक मटेरियल बोल दिया कि पेरेंट्स अपना जेनेटिक मटेरियल ऑफस्प्रिंग में देते हैं और उसी कारण ऑफस्प्रिंग में वो कैरेक्टर्स आते हैं, तो तुमको ये आज की डेट का स्टेटमेंट लगेगा। उसको पता नहीं तो उसने जस्ट एक इमेजिनरी नाम दे दिया फैक्टर, और वो फैक्टर आज हम उसे कहते हैं जीन्स। डीएनए का वो सेगमेंट जो उस कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार है। डीएनए पे जीन्स होते हैं और वो जीन शरीर का कोई कैरेक्टर कंट्रोल करते हैं। तो वो सर ग्रेगोर मेंडल ने किया। जब उसने ये अपनी थ्योरी पब्लिश की, किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, सबने मजाक बना के छोड़ दिया। इवेंचुअली उसने भी हिम्मत हार ली, एंड बाद में वो अपनी लाइफ लॉन्ग ही वाज जस्ट अ प्रीस्ट एंड अ प्रोफेसर। बट आफ्टर हिज डेथ, जब ये बाकी चीजें माइक्रोस्कोप्स बन गए, तब हम सेल्स देखने लग गए, फिर क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी हो गई, न्यूक्लिक एसिड्स की डिस्कवरी हो गई कि डीएनए आरएनए करके दो होते हैं। एंड उसके बाद जब इन्होंने बाकी साइंटिस्टों ने स्टडी करने का सोचा, तो वो बड़े कंफ्यूज थे। फिर किसी साइंटिस्ट को, जो है वो है ह्यूगो डी वैरिस, 3 साइंटिस्ट, इनके नाम नहीं है तुम्हें सिर्फ एक नाम है ह्यूगो डी वैरिस, इसलिए मैं कनेक्शन बता रहा हूँ। ह्यूगो डी वैरिस, थेसरमार्क एंड कार्ल कोरेन, ये 3 बंदों ने, बिकॉज दे वर स्टडीइंग ऑन प्लांट्स कैसे कैरेक्टर्स अपने नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करते हैं, समवेयर ह्यूगो डी वैरिस को मेंडल का वो वर्क, मतलब जो पूरी फाइल या जो भी बोल सकते हो उसका वर्क, वो मिला। एंड फिर वो इस्तेमाल करके, जो उसको नॉलेज था वो इस्तेमाल करके उन्होंने ये डीएनए लॉजिक क्रोमोसोम उसके थ्योरी में अप्लाई करके देखा। दे वर सरप्राइज्ड कि ये थ्योरी हम आज भी मेंडेलियन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं जेनेटिकल बीमारियों को स्टडी करने के लिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सबको पता होगा कि नहीं मुझे याद नहीं, बट जस्ट जानकारी देना चाहूंगा। इंग्लैंड की जो रॉयल फैमिली है, रादर इंग्लैंड ही नहीं, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया की जो रॉयल फैमिली है, जैसे क्वीन एलिजाबेथ सबको पता है, क्वीन विक्टोरिया वगैरह, तो उनकी जो फैमिली खानदान है, क्वीन एलिजाबेथ का जो खानदान है इंग्लैंड का, सबको हीमोफीलिया नामक एक कंजेनाइटल बीमारी है। कंजेनाइटल मतलब बाय बर्थ जो बीमारी होती है, जो जिसका रीजन जेनेटिकल है। जेनेटिकल मतलब डीएनए के कारण, उनके डीएनए में वो खामी है, ऐसी बीमारी को हम कंजेनाइटल बोलते हैं। डीएनए की खामियों के कारण जो बाय बर्थ से ही बीमारियां होती है, हम उन्हें कंजेनाइटल बीमारियां कहते हैं, जो डीएनए के कारण हुआ है। और वो क्वीन एलिजाबेथ की पूरी रॉयल फैमिली को हीमोफीलिया नामक बीमारी है।
वो हम लोग स्टडी कर सकते हैं। मतलब मेंडेलियन प्रोसेस से हम बता सकते हैं कि ये कैरेक्टर किसमें आ सकता है। मतलब एक एग्जांपल देता हूं, सपोज अ फीमेल को एक कंजेनाइटल बीमारी है, फीमेल को एक कंजेनाइटल बीमारी है, मेल नॉर्मल है। मतलब एक कंजेनाइटल बीमारी वाली फीमेल शादी करती है किसी मेल से, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों में वो कैरेक्टर कितना जा सकता है। मतलब अगर लड़का हुआ तो क्या उसको होगा, लड़की हुई तो क्या उसको होगा, तो ये हम बता सकते हैं। मतलब ये जिसे हम बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस, ये मेंडल प्रोसेस के ऊपर ही आधारित है। एंड इसलिए दैट्स व्हाई उसके लिए, मतलब उसके मरने के बाद उसको ये हमने क्या बोल सकते हैं ऑनर दिया, दैट इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो ये 12वीं में तुम लोग डिटेल में पढ़ोगे। सो आगे बढ़ते हैं। मतलब अगर तुम्हें स्टडी करना है कि माँ बाप के कैरेक्टर्स कैसे बच्चों में और उसके ग्रैंड सन्स में वगैरह जाते हैं, तो हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं, जिसका बोल सकते हैं ना फादर या प्रणेता जिसे अपन कहते हैं, ही इज द फादर ऑफ दैट जेनेटिक्स फील्ड। अच्छा, नेक्स्ट एक और थ्योरी दी थी बाय ह्यूगो डिवेरिस। उसने अपनी एक थ्योरी दी थी म्यूटेशन, म्यूटेशन थ्योरी। नाउ म्यूटेशन क्या होता है, पहली बात तो ये देखो। अब देखो अपना डीएनए है, देखो जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग बनता है तो उसमें वो जेनेटिक मटेरियल पास ऑन होता है। तो म्यूटेशन इज व्हाट, इट इज अ सडन चेंज, सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल विच कैन आल्सो बी इंड्यूस्ड। मतलब म्यूटेशन एक सडन चेंज, बेभरोसे इन द सेंस, देखो जब एक सेल, अब उसके पास अपना डीएनए है, बराबर है, अब ये सेल जब माइटोसिस से डिवाइड होता है तो 2 सेल बनेगा, बट इसके लिए इस डीएनए की कॉपी बनानी पड़ेगी ना, बिकॉज एक कॉपी इस सेल में देनी पड़ेगी और एक कॉपी इस सेल में देनी पड़ेगी। अब ये जो प्रोसेस होता है ना डीएनए को रेप्लिकेट करने का, कभी कभी इसमें मामूली सा भी बदलाव, मतलब एक एग्जांपल लेता हूं जो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअली करेंगे। डीएनए के ऊपर सीक्वेंस होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, सपोज करो ATGC ATGC, ये सीक्वेंस है, सपोज ये डीएनए का सीक्वेंस है। गलती से कभी कभी हो जाता है जब ये मशीनरी काम करती है, मतलब डीएनए को डबल करने का, गलती से ये सी की जगह और एक जी लग जाता है गलती से, पर ये एक गलती, दिस सडन चेंज, इसी को म्यूटेशन कह रहे हैं। ठीक है, और ऐसी छोटी छोटी गलतियों से ही अपन बोल सकते हैं बैक्टीरिया से इंसान तक के ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ है। म्यूटेशन इज द मेन कॉज फॉर इवोल्यूशन, ऐसा मानते हैं पूरे साइंस में। म्यूटेशन मतलब क्या है, अपना जेनेटिक मटेरियल सेम ही रहता है, कभी कभार किसी किसी में होता है, मतलब ये बहुत कम है, 1 in a million में ये कभी म्यूटेशन दिखता है। अब इसमें म्यूटेशन के कारण अब ये जो जीन है ये बदल गया है। अब इससे 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो ये जीन से कुछ फायदा होगा उस ऑर्गेनिज्म को, या तो नुकसान। जैसे एग्जांपल, इस बदलाव के कारण सपोज अगर एक बीमारी, जैसे कि एग्जांपल देता हूं, वो है सिकल सेल एनीमिया। ये एक कंजेनाइटल बीमारी देखने को मिलती है जो डीएनए में सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड अगर गड़बड़ा गया, मतलब इंसानी डीएनए में टोटल 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, बेस पेयर्स होते हैं, हम ऐसा बोलते हैं। 3 बिलियन में एक भी अगर बदला ना जो ओरिजिनल है, तो दिस कैन लीड टू अ डिजीज व्हिच कैन कॉल्ड एज सिकल सेल एनीमिया। इससे उस ऑर्गेनिज्म की मौत हो जाती है, मतलब पैदा होने से पहले ही मौत हो जाएगी। सो एक गड़बड़ डीएनए में, इस जेनेटिक कोड में अगर एक गड़बड़ हो गई तो वो ऑर्गेनिज्म मर भी सकता है। पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये जेनेटिक कोड अगर ऐसे जीन में बदला हो गया तो कुछ फायदा भी देके जाएगा। एग्जांपल देता हूं, कुछ कुछ एग्जाम, अब तुम बोलोगे इसका फायदा क्या, बट स्टिल देखो, नॉर्मली अगर मैं खड़ा हूं चाहकर भी मैं कान हिला सकता हूं क्या? तुमने बिल्लियों को देखा रहेगा, कुत्तों को देखा रहेगा, वो अपने कान हिला सकती है, जो पिना है, एक्सटर्नल पिना हिला सकते हैं। हम में से मैक्सिमम लोग नहीं कर सकते, बट कुछ जन कर लेते हैं। कुछ जन, इफ समबडी ट्राइज इट, देखो तो ऐसे कान उनके ऐसे 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 हिलते हैं, मतलब मैंने हाथों से हिलाया,
वो लोग कान के मसल से ही हिला सकते हैं, बहुत कम जनों में ये होगा। सो ये एक कैरेक्टर है कि द कैरेक्टर ऑफ मूविंग योर पिना, पर ये सभी में नहीं होता और ये इवोल्यूशन के दरमियान वापस कोई कोई इंसानों में नजर आता है। तुमने देखा रहेगा कुछ बच्चे पैदा होते उन्हें पूंछ जैसी थोड़ा सा प्रोजेक्शन आता है, मतलब हम लोगों ने इवोल्यूशन के दरमियान पूंछ ये खो दी है, बट जेनेटिकल वेरिएशन के कारण, ये म्यूटेशंस के कारण किसी किसी में कैरेक्टर शायद वापस आना शुरू हो जाता है। सो अगर ये ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल है तो वो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है, मतलब म्यूटेशन अच्छा भी कर सकता है, कोई एक अच्छा कैरेक्टर भी ऑर्गेनिज्म को दे सकता है या तो डायरेक्ट बीमारी भी दे सकता है। सो ऑब्वियसली जो बीमार प्रोजेनी वो तो मर जाएंगे, बट जो अच्छे म्यूटेशन से जो अच्छे कैरेक्टर बने वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होते हैं। सो इस तरीके से ह्यूगो डिवेल्स की ये म्यूटेशन थ्योरी थी कि म्यूटेशन क्या है, ये डीएनए पे असर डालता है, अगर पॉजिटिव असर हुआ तो वो कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होगा, अगर वो नेगेटिव कोई कैरेक्टर रहा तो वो नुकसान करेगा, मौत हो जाएगी। उसके बाद वाल्टर एंड सटन ने क्रोमोसोम, एक्चुअली क्रोमोसोम की शुरुआत से पहले बताओ, फ्रेडरिक फ्रेडरिक, ये नाम तुम्हारे टेक्स्ट में नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूं, इसने न्यूक्लिक एसिड्स की खोज की। उसने पस सेल्स, मतलब जब हमको जख्म होती है बैंडेज करते तो पस, हरा हरा पस आता है अगर इन्फेक्शन हो गया तो वो पस को उसने स्कैन, मतलब उसको एनालाइज किया, उससे सेल्स, डेड सेल्स, क्योंकि पस में होते क्या है, डेड सेल्स से उसने ये डीएनए आरएनए आइसोलेट किए। उसके बाद वाल्डियर नाम के साइंटिस्ट ने क्रोमोसोम्स डिस्कवर किए एंड उनके ऊपर स्टडी किया था वाल्टर एंड सटन ने, who studied on grasshoppers, ठीक है, on chromosomes। so grasshoppers में क्रोमोसोम्स इन्होंने पहले नोटिस किए एंड ये क्रोमोसोम क्या होते हैं, तो ये डीएनए ही है। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखने वाले हैं कि क्रोमोसोम, डीएनए ये क्या है, ठीक है। सो यहां तक हम लोग आज का वीडियो खत्म करते हैं। अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए, बिकॉज उसमें विल सी कि ये क्रोमोसोम के बारे में जानकारी हो गई, ये कैसे फैलते वो हो गया। अब जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, ये हम लोगों ने कैसे ढूंढा, ठीक है। बॉडी में देखो तो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, डीएनए, आरएनए, ये 5 बायो विटामिन्स भी है, ये 5 बायो मॉलिक्यूल्स है, ये ऑर्गेनिक कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स है, पर इसमें से डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इसकी खोज कैसे हुई वो हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं एंड वो हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में। सो टिल देन स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सी यू लेटर।